So we were doing theory of BBA semester 3 accounting, and we were doing chapter number 6 theory part, right? So in the last two lectures we have covered about responsibility accounting, and आज हम start करेंगे transfer prices. अब ट्रांसफर प्राइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे एंड ये जस्ट 2-3 पेजेस का ही टॉपिक है एंड आफ्टर दैट वी विल बी डन विद चैप्टर नंबर 6. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब ट्रांसफर प्राइस क्या होते हैं? मे बी हमने ये चीजें पहले कभी नहीं सुनी होंगी. ये वर्ड हमारे लिए न्यू वर्ड होगा, ट्रांसफर प्राइस, राइट? सो अब इसका मतलब क्या है? अ ट्रांसफर प्राइस इज द प्राइस at which goods or services are transferred from one department of the company to another department of the same company. एक कंपनी है, उसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं. हमने पिछली वीडियोस में भी ये बात की है, ठीक है? एक कंपनी में वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं. अब फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक टी शर्ट बना रही है, ठीक है जी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक टी शर्ट बना रही है. उसने आगे ये सेम टी शर्ट असेंबली डिपार्टमेंट को देनी है, जहाँ पे सारी चीजें असेंबल होते हैं, जहाँ पे टी शर्ट्स अलग आती हैं, पेंट्स अलग आती हैं, ठीक है? तो जब हम ऐसे वन डिपार्टमेंट टू अनदर प्राइस को ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस. आई होप इट्स क्लियर टू यू. मैं आपको एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में भी बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है? और वो बड़ी जो फैमिली है दैट इज कंपनी. उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा भाई बहन है, ठीक है? एंड सपोज एक भाई कुछ सामान बनाता है, एक बहन कुछ सामान बनाती है, ठीक है? एक जो बंदा है वो कुछ सामान बनाता है, ठीक है? जब ये सारे एक दूसरे मतलब ये सारे सामान बनाते हैं, ठीक है? और अब इन सब ने एक दूसरे को सामान देना है, तो ये वो सामान किस तरीके से किस प्राइस पे एक दूसरे को देंगे, दैट इज ट्रांसफर प्राइस. ओके, कोई बात नहीं. हम थोड़ा सा न्यू लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट समझने में, बट वील अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? ये समझ में आ गया कि एक बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड एक डिपार्टमेंट एक सामान प्रोड्यूस करता है, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट को वही सामान कितने प्राइस में देगा, दैट इज ट्रांसफर प्राइस. फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसने कुछ सामान बनाया, फिर इसने सामान बना के असेंबली डिपार्टमेंट को दे दिया. नाउ द वैल्यू ऑफ दोज पार्ट्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग ट्रांसफर प्राइस. अब इस प्रोडक्शन की, इस गुड की क्या वैल्यू है, ये कैसे पता करेगा? ये हम पता करेंगे यूजिंग ट्रांसफर प्राइस, ठीक है जी? फॉर द डिपार्टमेंट सेलिंग, जो डिपार्टमेंट बेच रहा होता है यानी कि ट्रांसफर कर रहा होता है, उसके लिए इनकम होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक से दूसरे में सामान जा रहा है, तो इसके लिए तो इनकम है ना, ठीक है? और अगर जो बाय कर रहा है उसके लिए रिसीविंग है, यानी कि लिए उसके लिए खर्चा, एक्सपेंस है. यानी कि जो बेच रहा है उसको इनकम आएगी, जो ले रहा है उसको खर्चा करना पड़ेगा. नॉर्मली भी ऐसे होते हैं, जब हम किसी शॉप में जाते हैं, सामान हम लेते हैं, when we buy that is a cost to us or we can say expense to us, और जिससे हम खरीद रहे हैं उसकी तो इनकम हो रही है ना शॉप वाले की, सेम एज हियर, ठीक है? As observed earlier, the evaluation of the managerial performance within the company, though profit center, is impossible without determining transfer price in case of various corporate centers. अब ये चीजें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने बस इसकी डेफिनेशन देख ली ट्रांसफर प्राइस की, ठीक है? फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वाई देयर इज अ नीड, क्यों हमें चाहिए ट्रांसफर को, और यानी कि प्राइस को ट्रांसफर करना. ये हम इसमें लिख सकते हैं. अगर क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट ट्रांसफर प्राइस, तो हम पहले क्या करेंगे, उसका मीनिंग या उसकी डेफिनेशन लिख देंगे इन 2-3 लाइन्स. फिर हम लिखेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों है, राइट? तो वाई वी नीड इट. फर्स्ट वन इज टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिवीजन फेयरली. अब अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से असेंबली डिपार्टमेंट में कोई चीज जा रही है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उसका काम सही किया या नहीं? ट्रांसफर प्राइस के थ्रू, क्योंकि एक प्राइस लगाया जाएगा. तो इससे जब हम देखेंगे कि क्या एक डिपार्टमेंट सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, तो वो हमें अच्छे से पता चल जाएगा.
नेक्स्ट इज इंश्योर करना कि क्या जो कॉस्ट है, यानी कि पैसा जिसमें लगा है, जो भी हमने कॉस्ट इंकर की है उसको बनाने में, वो सही से असाइन हुई या नहीं। तीसरी चीज, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा इससे डिविजन्स में। एंड चौथी चीज, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमें ओके, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये एग्जैक्ट रेलिवेंट एग्जाम्पल नहीं होगी, बट आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा कि हम ये करते क्यों है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज XYZ कंपनी, ये बनाती है एक कार के टूल्स। ठीक है, ये है इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये है इसका असेंबली डिपार्टमेंट। एक है इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक है इसका असेंबली डिपार्टमेंट। ये हो गया प्रोडक्शन, ये हो गया असेंबली डिपार्टमेंट। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स हैं यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के टायर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, गाड़ी के हैंडल्स यहाँ पे हो रहे हैं प्रोड्यूस, गाड़ी की विंडोज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। अब असेंबली डिपार्टमेंट में ये सारी चीजें मिक्स करके कार बनती है। ठीक है, अब इसको बनाने में कुछ तो कॉस्ट लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक टायर को बनाने में हमारा कॉस्ट लगा 100 रुपए। ठीक है, क्या पता हमें मटेरियल ना मिल रहा हो या कुछ भी रीजन हो, तो हमारा 100 रुपए का बन गया टायर। अब ये 100 रुपए का टायर जब हम अपनी कार में लगाएंगे तो कार का प्राइस, सपोज फॉर एग्जाम्पल कार का प्राइस था 700 रुपए। अब क्योंकि टायर का प्राइस बढ़ गया तो हमें देना पड़ गया 800 रुपए, कार 800 रुपए की बन गई। यही अगर हम टायर बाहर से लेके आए तो वो हमें सिर्फ 50 रुपीज का पड़ रहा है, तो हम 100 देंगे या 50 देंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक कंपनी है, आई रिपीट इट अगेन। ठीक है, एक कंपनी है XYZ कंपनी, उसमें कार के टूल्स यानी कि स्पेयर पार्ट्स बनते हैं। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका, ये असेंबली डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टायर्स बनते हैं, हैंडल्स बनते हैं और सारा सामान बनता है। ठीक है जी, असेंबली डिपार्टमेंट में कार पूरी असेंबल होती है। अब जो कार का टायर हम अपनी ही कंपनी से ले रहे हैं 100 रुपए का, वो हमें कहीं बाहर से मिल रहा है 50 रुपए का, तो हम कौन सा लेंगे? ऑब्वियसली 50 वाला। सो दैट इज द रीजन ट्रांसफर प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि कहाँ हमारा एक प्रोडक्ट 750 में बन रहा था, अब वही प्रोडक्ट हमारा 800 रुपए में बन रहा है। तो ऑब्वियसली हमें तो अपना कॉस्ट को कम भी रखना है, हमें तो बीइंग अ कंपनी हमारा जो सामान जाएगा हमें तो कॉस्ट कम भी रखनी, तो ही हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। कॉस्ट कम लगेगी तो ही तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। सो दैट इज द रीजन ट्रांसफर प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप माई पॉइंट इज नाउ क्लियर टू यू। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफर प्राइस क्या होता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि देयर आर वेरियस ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स। अब कुछ मेथड्स भी, अब कैसे पता लगेगा कि किस मेथड पे वो सामान जाएगा? ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं कि देयर आर वेरियस ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स। दीज मेथड्स आर जनरली बेस्ड ऑन कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इंट्रा फर्म, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर प्राइस। इंट्रा मीन्स विद इन द कंपनी, दिस मीन्स विद इन कंपनी। ये भी विद इन कंपनी हो रहा था ना, दैट इज इंट्रा कंपनी। ओके, ठीक है जी, तो कुछ मेथड्स उन्होंने बताए हैं। अब हम इन मेथड्स को समझते हैं। पहला आ जाता है कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस में क्या होगा कि यहाँ पे एक्चुअल जो प्राइस है उस पे ही ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए का टायर बना है तो वो 100 रुपए का ही असेंबली डिपार्टमेंट को बताएंगे, दैट इज एक्चुअल प्राइस। ये बहुत इजी टू कैलकुलेट होता है, इसमें कुछ भी डिविजन्स नहीं होती, कुछ भी प्राइस बीच में एड ऑन या डिडक्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट प्लस नॉर्मल मार्कअप। इसमें क्या होता है, इसमें कॉस्ट तो वो लगाते हैं पर अपना साथ में 20 रुपीज का प्रॉफिट भी बनाते हैं। प्रॉफिट एड ऑन करके फिर असेंबली डिपार्टमेंट में भेजते हैं, यानी कि 100 का टायर 120 रुपए का पड़ रहा है असेंबली डिपार्टमेंट को, ये तो और ज्यादा महंगा हो गया। ठीक है,
इसमें क्या होगा कि इसमें जो है ये कॉस्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। जो हमें ये 100 का मिल रहा था, अभी ये 120 का हो गया है। अब ये 120 का हो गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये खराब बात है, हम नहीं लेंगे अपनी कंपनी में से। नेक्स्ट आ जाते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेथड। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मशीन पड़ी, वो ऐसी खाली खराब पड़ी हुई है, हमने उसको लगा के एक प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। अब वो जो मशीन है उसके पैसे नहीं लग रहे, बट जो मटेरियल है उसका 20 रुपए लग रहा है। अब जो हम ये 100 रुपए ले रहे थे, ये किसका ले रहे थे, इसको प्रोड्यूस करने का, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है मशीन में। अब क्योंकि हमने मशीन में इन्वेस्ट ही नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हमने सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा दी 20 रुपए। तो वो जो 20 रुपए सिर्फ वो एड ऑन होगा, ठीक है जी। दैट इज इंक्रीमेंटल, यानी कि ओनली एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट। इसमें 100 रुपीज का वो नहीं अब पड़ रहा, हमें सिर्फ 20 रुपीज का पड़ रहा है, क्योंकि मशीन तो हमारे पास वैसे ही पड़ी थी, हमने चलो यूज कर ली, ठीक है। सो ऊपर का जो 20 रुपए मेकिंग की कॉस्ट है, मेकिंग का कॉस्ट ही लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव टू द कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोड्यूस हुआ एक सामान 40 रुपए का, असेंबल हुआ 60 रुपए का, टोटल पड़ गया 100 रुपए का, ठीक है। अब प्रॉफिट अर्न ऑन फाइनल प्रोडक्ट वॉज 50, ओके। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रॉफिट होगा वो उनका 50 रुपीज हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसमें शेयर के बेसिस पे जाएगा, यानी कि अगर 40 उसने लगाया था, 40 का 100 अगर हम करके देखें टोटल इंटू 50, क्योंकि हमें 50 का प्रॉफिट हुआ है, तो वो किसी हो जाएगा लाइक प्रोडक्शन को, ठीक है। फिर जो असेंबली में था उसका 60 प्लस 100 इंटू 50, जो भी जाएगा वो जाएगा असेंबली को, ठीक है। ऐसे टोटल बनेगा जो भी, ठीक है। तो दैट इज शेयर्ड प्रॉफिट, यानी कि इसमें जो भी प्रॉफिट है उसके बेसिस पे शेयरिंग होगी। अब सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स नहीं होते, अगर प्रोडक्शन है, असेंबली है, तो तीसरा कोई और भी डिपार्टमेंट होगा, तो असेंबली भी अपना कुछ ना कुछ रखेगा, तो वो ऐसे रखता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मीन्स जो बाहर चल रहा है, अगर बाहर टायर 50 का है तो हम भी 50 का देंगे, अगर बाहर 100 का है तो हम 100 का देंगे। दैट इज अगर बाहर 150 का है, तो अगर हमारा बन भी 100 रुपए में रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो XYZ कंपनी है उसका टायर 100 रुपए का ही बन रहा है, बट बाहर क्योंकि 150 का मिल रहा है तो वो भी 150 का बेच रही है, ताकि उनको भी फायदा हो जाए। सो दैट इज मार्केट प्राइस, नाम से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस मीन्स 110 रुपए फाइनल है कि हम 110 ही लेना है, उससे नीचे उससे ज्यादा नहीं लेना, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस। तो टायर वो अपनी कंपनी कितने का देगी, 110 रुपए में, दैट इज स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आ जाता है नेगोशिएटेड। फॉर एग्जाम्पल 130 का था, ठीक है, असेंबली वाले को 110 में चाहिए था, चलो 120 में फाइनल हो गया, यानी कि नेगोशिएट करके भाव तोल करके हमने टायर अपनी ही कंपनी से ले लिया कि चलो हमारी ही कंपनी का फायदा हो जाए, हमें बाहर से सामान ना लेना पड़े, दैट इज नेगोशिएटेड प्राइस। नेक्स्ट इज डुअल और टू वे प्राइस, ठीक है। डुअल प्राइस हो गया कि इसमें सेलिंग डिवीजन रिकॉर्ड्स रेवेन्यू एट मार्केट प्राइस, बाइंग डिसीजन रिकॉर्ड्स एट कॉस्ट प्राइस। कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो सामान बंदा खरीदता है, जो सामान बाय करता है, उसके लिए एक्सपेंस होता है, एंड जो बंदा सेल करता है उसके लिए इनकम होती है, ठीक है। तो इस बेसिस पे जब हम लाइक ट्रांसफर प्राइसिंग करते हैं उसको डुअल या टू वे प्राइस बोलते हैं। ये जो मैंने सारी चीजें समझाई ना, ये हमने इस एग्जाम्पल को लेके, ये जो मैंने आपको ये वाली एग्जाम्पल बताई ना, ये वाली एग्जाम्पल, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सारी चीजें समझनी है। अगर एक ही कंपनी में 2 डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो 2 डिपार्टमेंट्स आपस में जब सामान के अदला बदली करते हैं, वो किस प्राइस पे करते हैं, वो फ्री में नहीं दे देते एक दूसरे को, वो भी पैसे चार्ज करते हैं विद इन द कंपनी। तो वो सारी चीजों में का प्राइस कैसे लगाना है वो मैंने आपको बताया। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना 100 रुपए की टायर वाली, तो कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा, दोबारा से देखते हैं, कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा 100 रुपए, कॉस्ट प्लस, रुको, अगर हम अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें तो क्या बनता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आ गया 100 रुपए, अगर नॉर्मल प्लस मार्कअप देखें तो 20 रुपए उनका प्रॉफिट हो गया। इसमें वो सिर्फ 20 रुपए लेंगे क्योंकि वो सिर्फ उनका जो था सिर्फ उनकी मेकिंग चार्जेस थे, क्योंकि मशीन तो ऐसी बड़ी बड़ी खराब ही हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने कर लिया। जो शेयर्ड प्रॉफिट है उसमें ये सारा आएगा,
मार्केट प्राइस अगर मार्केट 150 रुपए में दे रही है तो हम भी 150 रुपए में देंगे, वो मार्केट प्राइस आ गया। स्टैंडर्ड प्राइस 110 का ही लगेगा। नेगोशिएटेड 130 का बिक रहा था, उनको 110 का चाहिए था तो बीच वाला 120 में उन्होंने ले लिया। डुअल या टू वे कर लें तो बाइंग और सेलिंग के बेसिस पे हमने प्राइस को डिसाइड कर लिया। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफर प्राइस। इसके आगे सेम ये एक्सप्लेनेशन बताएगी, अभी आपने एक्सप्लेनेशन खुद रीड करनी है एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बता देना मेरे को कमेंट करके, ठीक है जी। ये सारी वही सारी चीजें इनको थ्योरी में लिख के बताया गया है, मैंने आपको बेसिक इनका समझाना था, मतलब वो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे आ जाता है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड। अब इसकी सिलेक्शन कैसे होती है कि हमने कौन सा मेथड, अब इतने सारे मेथड देख लिए, अब पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है जी। पहला आ जाता है जो प्राइस है वो ऑब्जेक्टिवली डिटर्मिनेबल होना चाहिए। मतलब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली डिटर्मिनेबल यानी कि एकदम क्लियर एंड just a second. That has to be clear and verifiable. यानी कि वेरीफाई होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेबल होना चाहिए। जो भी हम मेथड यूज करेंगे दैट मेथड हैज टू बी क्लियर एंड वेरीफाइबल। नेक्स्ट वन इज फेयर कंपनसेशन फॉर सेलर एंड बायर, यानी कि जो बंदा बेच रहा है और जो बंदा खरीद रहा है उन दोनों के लिए जो है वो एकदम फेयर होना चाहिए। अगर 130 का वो बेच रहा है, 110 का वो लेना चाहता है तो 120 ही हमारा फेयर बनता है, ठीक है। अगर हम नेगोशिएट करके भी देखें तो ऐसा नहीं कि अगर उसने 130 में बेचना है तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं हमें तो 50 रुपए का चाहिए, दैट इज नॉट फेयर। अगर कोई बंदा सपोज हम कहीं पे बाजार में सामान लेने जाते हैं, ठीक है, वो बंदा 150 का बेच रहा है तो हम ये थोड़ा बोलते नहीं नहीं भैया आप 20 रुपए का लगा दो। ऑब्वियसली जो हमारे लिए फेयर है दोनों के लिए हम वही बोलेंगे, सो दैट शुड बी फेयर। Next is it should contribute to the congruence between the goals and divisions of the divisions and the goals of the organization। यानी कि अगर जो एक कंपनी में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए चीज तो सही होनी चाहिए अगर वो पूरी कंपनी के लिए चीज सही है, राइट। जो उनका इंडिविजुअल गोल है वो कंपनी के गोल के साथ मैच होना चाहिए। अगर कंपनी चाहती है internal use before the outsider sale, set the price so buying internally looks attractive। अगर कंपनी चाहती है कि इंटरनली पहले सेल हो, ठीक है, अंदर ही अंदर, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से टायर बन के जा रहा है तो वो बाहर जाने के बजाय पहले अपनी ही XYZ कंपनी में यूज हो तो वो अपनी ही कंपनी में उतने ही प्राइस पे जाएगा। यानी कि जो गोल पर्सनली भी जो डिपार्टमेंट का है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, वही कंपनी का होना चाहिए, यानी कि दोनों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इट शुड प्रोवाइड प्रॉफिट सेंटर इवैल्यूएशन, यानी कि प्राइस इतना फेयर होना चाहिए कि उसमें प्रॉफिट अगर हम ऐड भी करें तो भी चल जाए काम। अगर सपोज हमारा टायर 100 रुपए का बना है, हमने अपना प्रॉफिट बीच में 200 रुपए एड ऑन करके हमने 300 का टायर बेचा अपनी ही कंपनी को, इज इट फेयर? इज दिस प्रॉफिट इवैल्यूएटेबल? यानी कि क्या हम इसकी इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि प्रॉफिट क्यों उन्होंने इतना ज्यादा लगाया? प्रॉफिट लगाओ, 50 रुपए लगाओ, 40 रुपए लगाओ, 30 रुपए लगाओ, बट सीधा तुम 200 रुपए प्राइस लगा रहे हो। तो जो इंटरनली भी है जो प्राइस है वो एकदम फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज एफर्ट्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी कि अगर हम सपोज वही बात है ना, अगर मैं 200 का ही प्रॉफिट अपनी ही कंपनी को लगा दूंगी तो ऑब्वियसली सारे डीमोटिवेट हो जाएंगे, कोई काम ही नहीं करेगा। अगर मैं 300 रुपए का टायर ही अपनी कंपनी को बेच रही हूँ जो मेरी कंपनी को बाहर से 100 रुपए का मिल रहा है तो ऑब्वियसली मेरी कंपनी डीमोटिवेट हो जाएगी, राइट। सो मोटिवेट करना चाहिए एफर्ट टुवर्ड द कंपनी गोल्स, यानी कि कंपनी के गोल्स को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। So these are the the method जिससे हम ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स को
सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला वो क्लियर एंड वेरीफाइबल होना चाहिए कि कौन सा मेथड जो भी हम लगा रहे हैं वो एकदम क्लियर और वेरीफाइबल होना चाहिए, एकदम फेयर होना चाहिए, कंपनी के गोल से मैच करना होता चाहिए और प्रॉफिट इवैल्यूएशन करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जी एडवांटेजेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग का टॉपिक यहीं तक था, ट्रांसफर प्राइसिंग यहाँ पे खत्म हो गया। छोटा सा 2 पेज का टॉपिक था एंड इट वॉज वेरी सिंपल, जो कि आप अपनी लैंग्वेज में भी इजिली लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, लेट्स सी देम। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पहले तो होती क्या थी, हमने ऊपर पढ़ा हुआ है सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में। अब इसका पहला एडवांटेज है, जस्ट अ सेकेंड, पहला एडवांटेज है असाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि each and every individual in the organization is assigned some responsibility and they are accountable for their work. अगर suppose me being a production manager मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है एंड अगर मेरे प्रोडक्शन में कुछ भी खराबी होती है तो वो जवाब कौन देगा, मैं दूंगी। यानी कि क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट। अगर प्रोडक्शन में कुछ गलती है तो वो ऑब्वियसली मेरी होगी, मैं खुद जाके बोलूंगी, राइट। मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकती, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मी। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि अगर सपोज मेरे को पता है कि मैं एक टी शर्ट बना रही हूं, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो वो सारे आके पकड़ेंगे मेरे को, यानी कि बेइज्जती होगी मेरी। तो जब मेरे को पता होगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं क्या करूंगी, तो मैं पहले से ही चीजें ध्यान में रख के चलूंगी। इससे मेरी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी, यानी कि इससे मेरे को भी डर रहेगा कि हाँ यार मेरे को तू पूछ सकते हैं अगर कुछ भी खराबी आ गई तो। सो दैट्स व्हाई दिस विल इंप्रूव माय परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन कॉस्ट प्लानिंग, यानी कि दिस सिस्टम कलेक्ट्स करेक्ट डाटा अबाउट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब सपोज बीइंग अ प्रोडक्शन मैनेजर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा बजट है वो सिर्फ पर टी शर्ट 50 रुपए का है। अगर वो 70 रुपए जाता है, जो 20 रुपए का मार्जिन है वो मेरे को बताना है कि वो कैसे होगा, मैं किसी और पे ब्लेम नहीं लगा सकती। तो कॉस्ट इससे बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी। अगर हम किसी पे भी इजिली ब्लेम लगा सकते कि नहीं नहीं मैंने तो सही बनाया था, मैंने तो 50 रुपए का बनाया था, दूसरे डिपार्टमेंट वालों की गलती है, वो गलती है ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन में गलती मेरी है, प्रोडक्शन में 70 रुपीज का मेरी तरफ से आया है। तो इससे कॉस्ट प्लानिंग भी हमारी अच्छे से हो जाती है अगर एक ही बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नेक्स्ट इज डेलीगेशन एंड कंट्रोल। वर्क इज डिवाइडेड एंड गिवन टू द डिफरेंट मैनेजर्स बट टॉप लेवल मैनेजमेंट स्टिल कीप्स ओवरऑल चेक ऑन रिपोर्ट। अब ये मिडिल लेवल वाले जो हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, बट जो एक टॉप पे बंदा है वो सभी को देख के चलता है, यानी कि ओवरऑल कंट्रोल उसके हाथों में होता है, जिससे कि कोई भी गलत काम नहीं कर सकता किसी भी कंपनी में, किसी भी जो भी हमारी कोई भी बिजनेस है, राइट। सो एक डेलीगेशन एंड कंट्रोल होता है, यानी कि मेरे पास एक कंट्रोल है कि मैं अपने जो नीचे वाले मेरे मैनेजर्स हैं मैं उनको अच्छे से देख पाऊं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होगा, इसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, राइट। अगर एक कंपनी में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैनेजमेंट डिसाइड कर पाएगी कि उसका क्या करना है। या फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोडक्शन में मैं अभी टी शर्ट्स बनाती हूँ एंड मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अच्छे से फुलफिल कर रही हूँ, तो मेरे जो टॉप वाले लोग हैं वो ये भी बोल सकते हैं कि आज के बाद हम अपनी कंपनी के नाम पे पेंट्स भी बनाएंगे, यानी कि मेरी पेंट्स की भी ड्यूटी बढ़ गई। इससे मेरा क्या हो गई, तो मेरी तारीफ होगी कि हाँ भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहा है, ठीक है, और एक मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो गया जिससे मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ फायदे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। अगर हम अपनी वैसे भी अपनी लाइफ में अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसका जवाब हमें देना होता है, यानी कि कोई भी गलत काम होगा तो हमसे पूछा जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कॉस्ट की प्लानिंग अच्छे से होती है, एक ऊपर हमारे कंट्रोल करने वाला बंदा बैठा होता है और डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, राइट। तो इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट द टेक्निक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज यूजफुल ऑफ ऑल एंटरप्राइज। कोई भी एंटरप्राइज है, बड़ा छोटा मीडियम वाला, नॉन प्रॉफिट प्रॉफिट, कोई भी है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बट द सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में डिफर,
अब कई लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता भी है, बट तो ये डिफर कर सकता है, राइट? फर्दर, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी एडवांटेजेस, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट इट कैन नेवर बी सुटेबल फॉर गुड मैनेजमेंट एज इट merely a tool to be used for effectively by the management. अब ये बेसिकली लोगों पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉयज पे डिपेंड करता है, वर्किंग जो करते हैं लोग उन पे डिपेंड करता है, मैनेजर्स पे डिपेंड करता है ये सिस्टम कैसे चलेगा। जरूरी नहीं है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहीं पे हो रही है तो वो बिजनेस ग्रो ही करेगा। कई बार एम्प्लॉयज के ऊपर भी कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसके भी ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, कई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते, राइट? सो दे आर सेइंग कि अगर इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं तो भी डिपेंड करते हैं कि कोई कंपनी इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है, कोई कंपनी यूटिलाइज नहीं कर सकती रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को। तो ये कंसेप्ट एज अ कंसेप्ट बहुत अच्छा है अगर हम इसको अच्छे से यूज कर पाए, right? So this was all about responsibility accounting and transfer pricing. I hope this chapter is clear to you. ये chapter बहुत easy and बहुत scoring है। इसमें थोड़ा सा practical आता है और ज्यादा थ्योरी आती है as compared to अगर हम हमारी बुक में देखेंगे, right? So I hope this chapter is clear to you. In the next class, we will be doing chapter number 7, which is management reporting. So thank you for this video.